इस टॉपिक में आपको जानना है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ दो उदाहरण दिया है जिसके आधार पर कंडीशंस ऑफ वर्क के तहत, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरे को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से जानते हैं। कांता जो एक ऑफिस में काम करती है, प्रत्येक दिन 9:30 से 5:30 तक का इसका ड्यूटी होता है। सैलरी रेगुलर इसको महीना के अंत में मिल जाती है। सैलरी के अतिरिक्त इसे प्रोविडेंट फंड जो रूल्स रेगुलेशंस है सरकार का, इसके आधार पर मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के मेडिकल बेनिफिट भी इसे मिलते हैं। कांता जिस दिन भी पेड हॉलीडे होता है उस दिन काम पे नहीं जाती है, जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन काम पे नहीं जाती है, क्योंकि ये पेड हॉलीडे होते हैं। इसके अतिरिक्त व्हेन शी ज्वाइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। दूसरी तरफ कमल को लेकर के देखो तो यह कांता का नेबर ही है, लेकिन यह डेली वेज वर्कर्स के रूप में, लेबर्स के रूप में काम करता है एक ग्रेसरी शॉप में। डेली सवेरे 7:30 में जाके रात को 8 बजे घर लौटता है। इसके अन्य प्रकार के अलाउंस या बेनिफिट नहीं मिल पाती है वेजेस के अतिरिक्त। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। जिस दिन भी काम नहीं करता उस दिन उसका पैसा नहीं मिलता है। अतः इसको पेड हॉलीडे का कोई प्रोविज़न नहीं है, न ही इसे अन्य प्रकार के कोई बेनिफिट मिलता है, न ही इसे लेटर दिया गया है एम्प्लॉई के द्वारा। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। कभी भी इसे नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कांता जो वर्क करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर उस इंटरप्राइजेज को कहते हैं या प्लेस ऑफ वर्क को कहते हैं जहां टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं। अतः पीपुल्स हैव एश्योर्ड वर्क, अतः लोगों के काम की सुनिश्चितता होती है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, और ये सारे रूल्स रेगुलेशन सरकार का फॉलो करते हैं जो कि सरकार के द्वारा इनके लिए बनाई गई है, चाहे वह फैक्ट्री एक्ट हो, मिनिमम वेज एक्ट हो, पेमेंट और ग्रेच्युटी एक्ट हो, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट इज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीड्योर। इसको इसी के लिए ऑर्गेनाइज कहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं इसके प्रोसेस एंड प्रोसीड्योर है। सम ऑफ दिस पीपुल्स में नॉट बी एम्प्लॉय बाई एनीवन। कुछ इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के द्वारा नौकरी तो नहीं करते हैं, किसी के अधीन नौकरी तो नहीं करते हैं, लेकिन वो स्वतः अपने स्तर से ही इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट की सुनिश्चितता होती है। फिक्स नंबर ऑफ आवर तक इन्हें काम करना होता है। अगर अधिक समय तक काम करते हैं तो इनको पेड हॉलीडे, पेड उस ओवर टाइम मिलता है एम्प्लॉई के द्वारा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के बेनिफिट भी इन्हें मिलते हैं, जैसे पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी। इसके अतिरिक्त मेडिकल बेनिफिट इन्हें मिलता है। फैक्ट्री मैनेजर हर समय इस बात को इंश्योर करता है जो जहाँ भी प्लेस ऑफ वर्क होगा वहाँ हर प्रकार की फैसिलिटी, यहाँ तक कि फ्रेश वाटर भी इन्हें प्रोवाइड की जाएगी एवं सेफ ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ वर्किंग कंडीशंस को भी सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक इसके विपरीत कमल को अगर लेकर के देखिए तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। अगर रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो यहाँ भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन दीज आर नॉट फॉलोड बाय द
फैक्ट्री ओनर और एम्प्लॉयर। यहाँ जॉब्स को अगर लेकर के देखिए तो लो पेड होता है, रेगुलर नहीं होते हैं, यहाँ किसी प्रकार का ओवर टाइम का प्रोविज़न नहीं होता है, पेड लीव, हॉलीडे, लीव ड्यू टू सिकनेस, इन सब का कहीं भी कोई बेनिफिट इसमें काम करने वाले वर्कर को नहीं मिल पाती है। इस तरह हम कह सकते हैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं होता है। पीपुल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, कभी भी किसी को भी नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सम पीपुल में बी आस्क्ड टू लीव, ए लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द व्हीम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। तो हम कह सकते हैं कि इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी नौकरी करते हैं वह अपने मालिक की दया पर निर्भर करते हैं, कभी भी उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। दिस सेक्टर इंक्लूड ए लार्ज नंबर्स ऑफ पीपुल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग ए स्मॉल जॉब। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने कार्यों का संपादन स्वतः करते हैं। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर्स एंड एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खुद अपने खेतों में भी काम करते हैं या आवश्यकता पड़ने पर ये लेबर्स को भी हायर करते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्किंग कंडीशंस को अगर हम लोग देखें तो हम लोग यह मान करके चलते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं उनको प्रोटेक्शंस की आवश्यकता है। अगर हम लोग देखें तो आज ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सीमित जॉब है, अधिकांश लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने को बाध्य हैं। दूसरी तरफ अगर देखिए तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर भी हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज होते चले गए हैं। ये भी पूरी तरह से टैक्स की चोरी करने के लिए सरकार के रूल्स रेगुलेशंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वर्कर्स को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आज अगर देखो तो लार्ज नंबर्स ऑफ वर्कर्स जो हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने को बाध्य हैं, जहां इनको कम सैलरी मिलती है, फेयर वेजेज इनको नहीं मिल पाता है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन इनकी यहाँ होती रहती है। इनकी अर्निंग इतनी अधिक कम होती है, नियमित नहीं होती है, जॉब सिक्योर नहीं होता है या अन्य प्रकार की बेनिफिट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण इनके जीवन यापन मुश्किल होते चले जाते हैं। आज 1990 के बाद अगर देखिए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की संख्या इसके लिए बढ़ती चली गई क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी यूनिट थे वे सब के सब क्लोज डाउन होते चले गए, अतः वर्कर्स बाध्य होते चले गए थे लो अर्निंग पे काम करने के लिए। हेंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज ऑल्सो ए नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अतः इनको हर लेवल पर यहाँ समर्थन की जरूरत पड़ती है। आखिर वैसे कौन से लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं? अगर रूरल एरिया की बात करिए तो इसमें प्रमुख रूप से लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स आते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, शेयर क्रॉपर्स आते हैं, आर्टिसंस आते हैं। नियरली 80% रूरल हाउस होल्ड को अगर लेकर के देखो तो ये मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर कैटेगरी में आते हैं, जिनको सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वह डिलीवरी ऑफ सीड्स हो, एग्रीकल्चर इनपुट्स हो, क्रेडिट हो, स्टोरेज हो, अन्य प्रकार की फैसिलिटी हो, मार्केटिंग आउटलेट हो, इसमें बिना सरकार के मदद से कर नहीं पाते हैं। अर्बन एरिया को लेकर के देखिए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, कैजुअल वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, या जो लोग स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते हैं, हेड लोड वर्कर के रूप में, गारमेंट मेकर के रूप में, रैक पिकर्स के रूप में, ये सब के सब पूरी तरह से इनको भी संरक्षण की जरूरत है। एक लाइन में हम यह कह सकते हैं जो कैजुअल वर्कर्स जितने भी हैं बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया में इनको सपोर्ट की आवश्यकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने को बाद हैं। यहाँ इन्हें रेगुलर वर्क भी नहीं मिलता है, साथ साथ इनकी सैलरी भी कम होती है, जिसके कारण इन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। अतः अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले सारे वर्कर्स को हर प्रकार का प्रोटेक्शन आवश्यक है ताकि इनका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट संभव हो सके।